दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ बहू पराई है पर बेटा तो आपका अपना है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। रंजना, तुम्हारे पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे हम लोग अच्छे से पहुंच गए ना, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। काम करना, तुम दोपहर में मम्मी पापा जी से बात कर लेना और उनसे कहना अगली बार से मैं कोई लिफाफा नहीं लूँगा, क्योंकि अब मुझे भी उनके लिए कुछ करना है, ना कि हमेशा अपने ससुराल वालों से दान दक्षिणा लेनी है। हम काफ़ी दिनों से उनके पास थे तो उनका मन लगा रहा, अब उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा होगा। अगर सुटकी बबलू के स्कूल ना होते तो मैं तुम लोगों को कुछ दिन के लिए और छोड़ आता। रंजना कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी, जिसे सुमित एक दिन पहले ही लेकर वापस लौटा है। जी, काम निपटा, मैं फोन कर लूंगी और पापा को आपका संदेश दे दूंगी, लेकिन वे अपने बेटे समान दामान को प्यार से कुछ देते हैं तो अच्छा। सोनिया जी, सतना ससुराल से फोन आया था, देवर जी दिलीप के बेटे का मुंडन संस्कार है, हम सब को बुलाया है, कब की टिकट करवा रहे। हाँ, माँ का फोन आया था मेरे पास पर मैंने उन्हें साफ कह दिया मेरा तुम्हारा ऑफिस बच्चों का स्कूल है जो कि अभी भी शुरू है, इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। कहते हुए गाड़ी की चाबी उठा सुमित ऑफिस निकल गया। अपने पति की बात सुन रंजना की आंखों में आंसू आ गए। जो भी हुआ वह एक दिन होना ही था, क्योंकि अंधविश्वास की पट्टी जब आंखों से हटती है तो ऐसा ही होता है। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे पुरानी यादों में कहीं दूर ही निकल गई। रंजना, तुम्हें हमेशा मेरे माता पिता से परेशानी रहती है, हर बार उनकी शिकायत लेकर बैठ जाती हो। ये नहीं कि उन्हें भी अपने माँ बाप की तरह महत्व दो। हमेशा मेरी माँ ऐसी, मेरे पापा ऐसे, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं वैसे ही मेरे लिए मेरे मम्मी पापा बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर बार बहस करने में ही मजा आता है। तुम्हें ने कहा है सतना पूजा में हमें शामिल होना बहुत हुआ, तुम्हारा नाटक हमें जाना ही होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। इसके आगे मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनूंगा। कहते हुए सौरभ पैर पटकते हुए अपने ऑफिस निकल गया। रंजना की तबीयत ठीक नहीं थी और वह ससुराल नहीं जाना चाहती थी। आप सोच रहे ये क्या हुआ? ऊपर तो सुमित बड़े प्यार से अपनी पत्नी से बातें कर रहा है, फिर इससे पहले ऐसा क्या हुआ जो वह गुस्से में तमतमाता हुआ घर से निकल गया? उसके लिए आपको रंजना के अतीत में झांकना पड़ेगा। रंजना सुमित की शादी 10 साल पहले हुई थी, पर परिवार में सास ससुर, 2 ननद, एक देवर रहते थे। शुरू में परिवार के सभी सदस्य बड़े विनम्रता पूर्वक पेश आते, मगर धीरे धीरे सास सुमित्रा जी अपना रंग दिखाने लगी। वह हर समय बहू पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती। अगर उसके मायके से उसके पिता मिलने या सामान लेकर आते, उसमें वे हमेशा नुक्ताचीनी करती। फिर भी पिता सुरेश अपनी बिटिया के लिए हर बार और अच्छा और दुगुना सामान लेकर आते, मगर सुमित्रा जी का पेट कभी नहीं भरता। मिलती तो सिर्फ बुराई। अगर कभी रंजना की माँ का फोन आ जाता तो सिलोना शुरू कर देती, तुम मायका छोड़ोगी तभी तो ससुराल में रम पाओगी, शादी करके छुट्टी पाली ना तुम्हारे माँ बाप ने, अब क्यों पीछे पड़े रहते, छोड़ क्यों नहीं देते अपनी बेटी को अपने हाल पर? इस तरह की खरी खोटी सुनाने में बाज नहीं आती। सुमित दिल्ली नौकरी में करता था। शुरू में तो वो ने बहू को ये बोलकर अपने पास रोक लिया कि अभी तुम नहीं हो, हमारे घर के रीति रिवाज परंपरा अच्छे से समझ लो, फिर हम तुम्हें सुमित के साथ
भेज देंगे, मगर पहले तीज त्योहार के नाम पर पूरा साल निकल गया। उसके बाद रंजना गर्भवती हो गई। बस उन्हें तो एक नया बहाना मिल गया उसे ससुराल में रखने का। सुमित्रा जी ने धीरे धीरे 4 वर्ष निकाल दिए। रंजना और सुमित के इतना दूर रहने के कारण वे एक दूसरे को कभी समझ ही ना पाए। उनके बीच हमेशा बस और तू मैं बनी रहती। फिर भी वह कभी हिम्मत नहीं हारती इस उम्मीद में कि कल कुछ जरूर अच्छा होगा। एक दिन जब रंजना ने जिद पकड़ ली कि वह अपने पति के साथ जाएगी, जिसके कारण बड़े कलेश और भारी मन से सुमित्रा जी ने रंजना को सुमित के साथ भेज दिया। ससुराल से रंजना का दूर जाने के बावजूद भी वे हर दूसरे तीसरे महीने घर में पूजा हो, कोई बीमार हो या फिर कुछ दिनों की छुट्टियों का बहाना लगा वे उसे बुला लेती और सुमित खुशी खुशी उसका टिकट कटवा अकेले बच्चे के साथ ट्रेन में बैठा देता। फिर वो बेचारी ससुराल में काम वाली बाई की तरह सबकी सेवा करती। जब भी वह अपनी परेशानी सुमित को कहती तो सुमित हमेशा सिलाते हुए कहता, तुम्हें बस मेरे माता पिता से समस्या है, तुम कभी उन्हें अपना नहीं मानती। वह तुम्हें पूरे दिल से अपना चुके हैं, इसलिए तो बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें मान देते, हर काम में याद करते, और तुम हो कि सिर्फ मेरे माता पिता भाई बहनों की बुराइयां करती हो। अपने पति की बात सुन रंजना हमेशा चुप रह जाती। जब श्रवण कुमार कुछ समझने तैयारी नहीं तो उसको समझाना जैसे भैंस के आगे बिन बजाने जैसा है। क्या फायदा, यही सोच वह हमेशा बातों के कड़वे घूंट पीकर रह जाती। समय बीतने के साथ ननद देवर सबकी शादियां हो गई। उस घर की बड़ी बहू की हालत अपने पति की वजह से जैसी की तैसी ही बनी रही। छोटी बहू को तो सब छोटी बहू को लाड से रखते और बड़ी बहू को सब लताड़ देते। एक दिन अचानक सुमित ऑफिस में बेहोश हो गया। ऑफिस वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। सुमित को पिछले एक महीने से खांसी की शिकायत थी। छोटे मोटे घरेलू उपचार मेडिकल से दवाई के चलते उसने इतनी बड़ी बीमारी की और ध्यान नहीं दिया। रंजना ने डॉक्टर से बातचीत की तो पता चला उसे टीबी की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने उसे उचित इलाज सही खान पान से रहने की सलाह दी। 2 दिन बाद रंजना सुमित को घर ले आई। फिर उसने अपने ससुराल में फोन लगाया और सारी बात सुमित्रा जी को बताई। फोन स्पीकर पर था। देवर दिलीप, ससुर बाबूलाल जी भी वहीं बैठे थे। सुमित की बीमारी सुनती देवर दहाड़ते हुए बोला, भाभी यहाँ आने के सोचना भी मत, मेरी पत्नी गर्भवती है, मम्मी पापा बूढ़े, मैं अकेला सबको संभालने वाला, अगर कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया तो। पर भैया जी ये सूद की बीमारी नहीं है, ये सही इलाज और देखभाल से पूरी तरह ठीक हो जाती है। अरे जाइए, बीमारी होती है, जितना दूर रह जाए उतना बेहतर है, आप वहीं रहिए, भाई साहब का इलाज करवाइए। पीछे से सास ससुर ने भी देवर की में हाँ मिला दी। रंजना ऐसा व्यवहार देख बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर सिर्फ इतना ही बोल पाई, माँ जी बहू पराई है पर बेटा तो आपका है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। सुमित्रा जी बोली, तुम्हें समझ में नहीं आया, छोटे ने क्या कहा, तुम्हारे ससुर जी को डायबिटीज है, मुझे बीपी, भला इस उम्र में हमें और बीमार करोगे। कहते हुए फोन रख दिया। अपने ससुराल वालों की बात सुन चुप हो गई। एक बार फिर हिम्मत ना हार जुट गई। सुमित की सेवा में 2 महीने ही गुजरे थे कि डॉक्टर के बिल, मकान का किराया, दवाइयाँ, स्कूल फीस, रोज का राशन पानी उसके लिए मुश्किल हो गया। क्योंकि सुमित एक प्राइवेट नौकरी करते थे, छुट्टी पर थे तो सैलरी नहीं मिली। कुछ सेविंग थी जो अस्पताल के बिल और दवाइयों में खर्च हो रही थी। अपने ससुराल से मिले इतनी बेइज्जती के बाद भी उसने हार नहीं मानी। रंजना ने अपनी सास को फोन लगाया, आखिर थे
तो वे लोग अपनी ना माँ जी हम आपके पास नहीं आ सकते, मगर आप कुछ पैसा इनके अकाउंट में डलवा देती तो इनका इलाज और हमारे खर्चे आसानी से हो जाएंगे। इनकी नौकरी पर जाती हम पैसा वापस भी कर देंगे। अरे बहू, मैं बुढ़िया कमाती नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं, तुम्हारे बाबूजी की पेंशन से हम खाते। और दिलीप, वो तो बेचारा बड़ी मुश्किल गुजारा करता, हमारे पास खुश नहीं है तुम्हें देने को, कहते हुए बेरुखी से फोन पटक दिया। फोन स्पीकर पर था। सुमित सब सुन चुका था, अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि इन 2 महीनों में अपने प्यारे परिवार और सगे घर वालों के सो रंग देख लिए थे। इतने तो शायद गिरगिट भी ना बदलता होगा, उसके माता भाई पिता भाई ने बदले थे। कहीं से आस न मिलने पर भी रंजना ने हार न मानी। उसने पास के फ्लैट में रहते 2 लड़कों से टिफिन पहुंचाने की बात कर ली, जिससे उसे थोड़ा सहारा मिला। कुछ पैसा उसने अपने गहने गिरवी रख कर जमा कर दिए। एक दिन अचानक रंजना का भाई राहुल उससे मिलने किसी काम से दिल्ली आया हुआ था। उसे सरप्राइज देने के लिए अचानक उसके घर पहुंचा। रंजना उसे देख सकपका गई, फिर भाई का स्वागत कर उसे बिठाया। थोड़ी बातचीत के बाद राहुल अपनी बहन का उतरा हुआ चेहरा देख और जीजाजी की गड़बड़ तबीयत देख बोला, बहन तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं भैया, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाने लगी? देखो, अगर कोई बात है मुझे तुरंत बताओ, इससे पहले कि देर हो जाए। रंजना अपने भाई के गले लग रोने लगी, फिर सिसकते हुए बोली, भाई हमें पैसों की बहुत जरूरत है। और सुमित की हालत के बारे में विस्तार से बताया। राहुल ने 2-3 जगह फोन मिलाए और तुरंत उन तीनों को अपने साथ आगरा चलने को कहा। बहुत मना करने पर भी जबरदस्ती उनको साथ ले गया। 6 महीने में सुमित अपने सास ससुर साले का साथ पाकर काफी हद तक ठीक हो गया। उन्होंने उसे एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि वह अपने ससुराल में इतना प्यार और अपनापन देख उसे लग रहा था जैसे कि सुमित अपने घर में है, मगर अपने घर के नाम पर आज उसका जी खट्टा हो रहा था, क्योंकि वह अपने सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जिसको जी आता वह उससे पैसा मांगता। उसकी पत्नी को भी वर्षों तक अपना गुलाम बना कर रखा और खुद संस्कारी बेटा होने के ढोंग में अपनी पत्नी के साथ गलत हुए देखकर भी चुप रहा। अब उसे रंजना की एक एक तकलीफ सलचित्र की भांति दिखाई दे रही थी। कई बार उसने रंजना को हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, क्योंकि अब वह समझ गया ये दोगला व्यवहार उसी के साथ किया गया है। जब उस सबको उसकी जरूरत थी तो वह बाहें फैलाकर उनके लिए तैयार रहता। आज जब उसे अपने माता पिता भाई की जरूरत पड़ी तो उन्होंने झटके में उसे पराया कर दिया। बस इतना ही उसकी आंखों से प्यार की पट्टी हटाने के लिए काफी था। सुमित का जीवन दोबारा पटरी पर आ गया। वो स्वस्थ होकर नौकरी पर लौटा। उसने रंजना को भी नौकरी करने की इजाजत दी, ताकि अगर कोई विपदा आए तो दोनों में से किसी को किसी के आगे पैसों के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। धीरे धीरे दोनों ने अपनी हिम्मत मेहनत के बल पर अपने लिए नया आशियाना खरीदा और अब सुमित की नजरों में रंजना के माता पिता के लिए इज्जत कहीं गुना बढ़ चुकी थी। वे समझ गए थे मुश्किल में अपने भी सांस उड़ जाते, मगर कुछ अपने काम भी आते। दोस्तों, बुरे समय में अपने भी साथ नहीं रहते। क्या जिंदगी के इस सबक को सीखने के लिए हमें दुख तकलीफ बीमारी अनहोनी का इंतजार करना होगा? किसी व्यक्ति के व्यवहार की पहचान करने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ये नहीं कि सच्चाई को देखकर भी अनदेखा करते रहे। माना किसी एक पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जाता, मगर कोई गुहार लगाता है तो एक बार सच को जानने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। यहाँ तो सीधे तौर पर बहू को बाहर वाली और माता पिता भाई बहन को घर वालों की क्या
कैटेगरी में रखा कि मुद ली जाती हैं, और मिला कि आज उन्होंने बेटे को भी तो बार वाला साबित कर दिया था। हम क्यों भूल जाते हैं, इंसान जितने रंग बदल सकता उतने तो गिरगिट ने भी कभी अपने पूरे जीवन में ना बदले होंगे।